अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी सिर्फ इसलिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे। इस छोटी सी घटना का गंभीर विश्लेषण अगर हम करें, अंग्रेजों की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंह से इतनी घबराई हुई थी कि फांसी हो जाए तो बगावत हो सकती है। घबराहट इतनी अधिक थी अंग्रेजों में एक भगत सिंह के कारण। और संसद में जब जब भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने भगत सिंह को नजदीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है, मरने से नहीं डरता है। और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों क्रांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं। हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखाकर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों की संसद की यह बहस और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया, हुसैनी वाला आज भी भगत सिंह जी की समाधि है, आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कर आएं। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, खुदीराम बोस को फांसी दी, चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया। आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन क्रांतिकारियों से तकलीफें क्या थी? एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे। इन्होंने भारत को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है, हम इसको रहने नहीं देंगे। और अंग्रेजों की सरकार में आखिरी कील ठुकी तब, ताबूत में आखिरी कील ठुकी तब जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी जिसका नाम था कर्जन, उसने मूर्खतापूर्ण एक फैसला किया। बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया हिंदू और मुसलमान के आधार पर। पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाति और संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। आज पूरा का पूरा आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद आसाम के ऊपर के सातों राज्य, ये पूरा मिलाओ तो बंगाल बनता था। इतने बड़े बंगाल का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर कर्जन नाम के अधिकारी ने, और एक कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट। जैसे ही ये बंगाल का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के आधार पर, पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी। और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले थे विपिन चंद्र पाल, और पश्चिम और दक्षिण भारत में इस आग को सबसे तेजी से फैलाने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये तीन बड़े नेता थे उस समय भारत के। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के, विपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के, लोकमान्य तिलक पश्चिम और दक्षिण भारत के। इन तीनों नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पुणे नाम का स्थान उन्होंने तय किया और उसमें उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट रही है। इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बांटा है हिंदू और मुसलमान के आधार पर, कल ये दक्षिण भारत का जो प्रांत है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाने में, मद्रास प्रेसिडेंसी को बांट देंगे। फिर कोई दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बांटेंगे, फिर कोई दिन सेंट्रल प्रोविंस को बांटेंगे। इन तीनों नेताओं की दूरदर्शिता आप देखिए। 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में कमान संभाली, विपिन चंद्र पाल ने पूर्वी भारत में कमान संभाली, और पश्चिम और दक्षिण भारत में लोकमान्य तिलक ने कमान संभाली, और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। और उस माहौल का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था, जहां जहां ये नेता जाते थे अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे, और उनका सबको एक ही निवेदन था कि अंग्रेज भारत को बांट रहे हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो इनका कोई माल मत खरीदो, इनको किसी भी तरह का सहयोग मत दो, इनको किसी भी तरह का सहकार मत करो। तो भारत में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था। इस स्वदेशी आंदोलन की आग 1905 से लगना शुरू हुई। धीरे धीरे इसमें क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। आप सोचो, तीन बड़े नेताओं ने फैसला लिया कि हमें यह आंदोलन पूरे भारत में फैलाना है 1905 में, और 1911 तक आते आते इन तीन नेताओं के पास 1,24,00,000 कार्यकर्ताओं की फौज थी, मात्र 6 साल में। आप जरा कल्पना करिए,
1905 के हमारे देश के नेता गांव-गांव जाते थे तो उनके पास जाने के लिए मोटर गाड़ियां नहीं थी। 1905 के हमारे नेता बड़ी-बड़ी सभाएं करते थे तो बोलने के लिए उनके पास माइक नहीं था। 1905 के हमारे भारत के नेता गांव-गांव जाते थे तो जाने के लिए एक ही साधन था, बैलगाड़ी या तो पैदल। तो बैलगाड़ियों पर, पैदल चलकर या टट्टुओं पर माने घोड़ों पर बैठकर, यही उनके प्रवास का तरीका होता था। माइक होता नहीं था, सैकड़ों लोगों की सभाएं में संबोधन करना पड़ता था, सवेरे से शाम तक। लोकमान्य तिलक की पर्सनल डायरी मैंने पढ़ी तो पता चला एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभाएं करनी पड़ती। एक एक सभा में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बोलना पड़ता था। और इन तीनों नेताओं ने बिना थके गांव-गांव ये काम शुरू किया। 6 साल की इनकी मेहनत का परिणाम निकला कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन में 1 करोड़ 24 लाख कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है तो अब अंग्रेजी सरकार को झुकाया जाए और इनके सामने कोई ताकत का प्रदर्शन किया जाए। तो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी कर्जन को इन्होंने नोटिस दिया, तीनों ने संयुक्त रूप से, और उस नोटिस में लिखा कि या तो आप बंगाल का बंटवारा वापस करो और नहीं तो हम आपके खिलाफ असहयोग, सत्याग्रह और बगावत करेंगे और आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे। कर्जन ने अपने अधिकारियों को भेजा बात करने के लिए, तो इन तीनों नेताओं ने अधिकारियों को कहा कि हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है कि 1 करोड़ 24 लाख कार्यकर्ता हैं, ये आपके खिलाफ बगावत करते हुए जेल जाएंगे। अंग्रेजों के पास जेल की कुल संख्या 17,000 है। इस 17,000 जेलों में कुल रह सकने वालों की ताकत अगर गिन लिया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रह सकते। हम 1 करोड़ 24 लाख जेल जाएंगे, आप रखेंगे कहां हमको? जेलें टूट जाएंगी आपकी। तो अधिकारी बौखला गए, वो वापस कर्जन के पास गए और कर्जन को समझाया कि 1 करोड़ 24 लाख हैं इनके पास कार्यकर्ता। इन्होंने अभियान में कॉल दे दिया, ये सब जेल जाएंगे, जेलें छोटी पड़ जाएंगी, दीवारें टूट जाएंगी, सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी, सारी व्यवस्था टूट जाएगी, क्या करना? तो कर्जन ने तुरंत टेलीग्राम किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट से वापस टेलीग्राम आया कि जो तीनों नेता कह रहे हैं उनकी बात मान लो और सरेंडर कर दो। तब कर्जन ने तीनों को सम्मान पूर्वक कलकत्ता बुलाया और उसमें उनके साथ एक समझौता किया। समझौता यह था कि डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ है, यह वापस लिया जाएगा। आप जानते हैं अंग्रेजों की योजना यह थी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस से अलग कर दो, क्योंकि आजादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़ रहे थे, इनको अलग कर दो। तो उन्होंने एक बंगाल बना दिया पूर्वी बंगाल, जिसको आज का आप बांग्लादेश कहते हैं, एक बना दिया पश्चिमी बंगाल, जिसको आज का हम भारत का पश्चिमी बंगाल कहते हैं। ये बंगाल के बंटवारे के आधार पर वो चाहते थे कि देश में कमजोरी आ जाए और संप्रदाय के आधार पर आग फैल जाए। माने भारत का बंटवारा करने का बीज 1905 में कर्जन ने डाला। 1911 में कर्जन को अपना ही कदम पीछे खींचना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। कानून जैसे ही वापस आया पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और भारतवासियों में एक आत्मविश्वास आया कि हम अंग्रेज सरकार को झुका सकते हैं और उसको सरेंडर करा सकते हैं, बनिस्बत कि हम एक रहें। तो उसी दिन से अंग्रेज सरकार रात दिन योजना बनाती रही कि कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए। और उसी तोड़ने और अलग करने का नतीजा यह था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे, और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में पढ़ रहा था उस समय, कॉलेज उनका था हैरिस कॉलेज, वहां पर वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते समय उनकी नजर पड़ी, अंग्रेजों ने तय कर लिया कि इस आदमी को हम भारत में मुस्लिम लीडर के रूप में प्रमोट करेंगे और इसकी मदद से अपनी नीतियों को भारत में लागू कराएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल खेली। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की कौम दुनिया में सबसे निकृष्ट है। कभी भी कानूनी काम करना हो, उससे भी कई गुना नीचे गिरकर गैर कानूनी काम भी वो कर सकते हैं। किसी राजा के साथ भारत में उन्होंने संधि की, अगले ही दिन उस संधि से पलट सकते हैं। तो जिन्ना को प्रमोट करने का तय किया और उसके पीछे अपना एक पिल्लू छोड़ दिया या एक एजेंट लगा दिया। उस एजेंट का नाम था एडविना।
उस एजेंट का नाम था एडविना। बाद में यही एडविना माउंटबेटन की पत्नी बनाई गई और उसको भारत में उन्होंने भेजा था। बीच का किस्सा यह है कि लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को। एडविना भी उसी कॉलेज की विद्यार्थी थी, लॉ में पढ़ती थी जिसमें जिन्ना पढ़ता था। और कुछ संयोग ऐसा हुआ या दुर्योग ऐसा हुआ कि जहां उन्होंने लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को और जिन्ना को पता नहीं, वहीं उसी समय नेहरू जी भी पढ़ाई किया करते थे हैरिस कॉलेज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, जिन्ना के साथ कभी कभी चाय कॉफी पिया करते थे। धीरे धीरे इस एडविना ने नेहरू और जिन्ना दोनों को शराब पीना सिखाया और दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दोनों को पैम्परिंग करते रहना है, दोनों को थपथपाते रहना है। थोड़े दिन के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ये वापस आए, तो एडविना इनके साथ लग चुकी थी। शादी तो उसकी बाद में हुई है, पहले वो लग चुकी थी। एडविना को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्पेशल ऑफिसर बना के एक बहुत बड़ी पोस्ट देकर, सीक्रेट एजेंसी के जैसे एक पोस्ट बनाकर हिंदुस्तान में लगा दिया और उसको कहा गया कि एक ही काम करना है, जिन्ना को प्रमोट करते हुए, पैम्परिंग करते हुए मुसलमानों का नेता घोषित करवाना है। जिन्ना भारत आ गया पढ़ाई पूरी करके। फिर उसके बाद अंग्रेजी अखबार जो यहां छपा करते थे हिंदुस्तान में, उन अंग्रेजी अखबारों में जिन्ना के बड़े बड़े बयान, एक छोटी सी बात कहे तो उसको बड़ा करके छापना, फोटो के साथ छापना, ये सब कहानी उन्होंने शुरू की। जिन्ना को लगा कि वो बहुत बड़ा लीडर है। वो दिल्ली में एक छोटा सा स्टेटमेंट करता था। अंग्रेजों का अखबार जिसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ये अंग्रेजों का अखबार हुआ करता था, इसमें फ्रंट पेज पे छपता था। जिन्ना को लगता था अरे बहुत बड़ा लीडर हो गया वो। वास्तव में उसकी बात कोई सुनता और समझता नहीं था। भारत में मुसलमानों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग शिया है, दूसरा सुन्नी है। दोनों ही जिन्ना को नेता नहीं मानते थे। शियाओं को पूछो कि जिन्ना नेता